ऐसा क्या ब्रेकअप हुआ कि आपने सोचा कि कंपनी आज खोलेंगे और अब आप देख ही रहे हैं कि यार 180 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी साल का। वो स्टोरी क्या रही? मेन क्वेश्चन ये है कि आपने मर्सिडीज ली की नहीं है, तो फिर आपने अपनी वो गर्लफ्रेंड जो थी उनसे बात करी नहीं हुई या वो कहानी वहीं रुक गई? नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप ज्ञान के फाउंडर ज्ञान इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पुनीत गुप्ता, जो कि फाउंडर हैं एस्ट्रोटॉक के। एस्ट्रोटॉक पिछले 5 साल में शुरू हुई है और अभी इनका हर दिन का रेवेन्यू 50 लाख का है, साल का 180 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। बट सबसे चौंका देने वाली बात है कि यार कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और बूटस्ट्रैप्ड भी है। जानेंगे कि यार पुनीत को एस्ट्रोटॉक का आइडिया कैसे आया, इनिशियल उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई और फिर कैसे वो स्केल किया और आगे के क्या उनके प्लान्स हैं। तो वेलकम पुनीत टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू सो मच। तो पुनीत, जैसे कि मैंने पढ़ा कि आपको इंजीनियरिंग के बाद अच्छी खासी जॉब लग गई थी, पर ऐसा क्या ब्रेकअप हुआ कि आपने सोचा कि कंपनी आज खोलेंगे और अब आप देख ही रहे हैं कि यार 180 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी साल का? वो स्टोरी क्या रही? तो वो स्टोरी ऐसे थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि स्टार्टअप करूँगा या कुछ बड़ा करूँगा। मैं बस नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता था, जैसे पेरेंट्स जी रहे हैं, उससे सोचा नहीं था कभी कुछ। और ठीक ठाक पढ़ाई कर ली पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसके बाद नौकरी भी ठीक ठाक लग गई, अच्छा चल रहा था, बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी में एक रिलेशनशिप बन गया, तो डेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें हुआ क्या कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो वो लड़की थी वो बहुत अमीर घर से थी। एंड वैसे हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ज़्यादा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन कोई किसी बात पे फाइट हुई छोटी मोटी, एंड शी सेड कि माय फादर ड्राइव्स ए मर्सिडीज एंड योर फैमिली हैज़ नॉट इवन सीन ए कार, यू आर लकी दैट आई स्टिल लव यू। तो वो जो बात थी ना, वो मेरे को इतनी ज़्यादा चुभ गई, क्योंकि मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी। पंजाब से हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो वैसे ही हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गया। एंड मुझे लगा कि यार इसने मुझे गरीब बोल दिया है और अब ये चेंज करना है। तो अब वो कैसे चेंज करना है मुझे पता नहीं था। और नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, वहाँ पे भी जो सैलरी थी मुझे अच्छी लगती थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उस रात को मुझे ऐसे लगा कि यार जो ये कर रहा हूँ ये इनफ नहीं है। ये कब की, अराउंड कौन सी ईयर की बात होगी? ये 2013 की। अच्छा, तो जिस जॉब को मैं बहुत अच्छे से बोलता था सबको कि बहुत अच्छी जॉब है और अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ है, उस रात को मुझे लगा कि यार ये क्या फालतू की जॉब कर रहा हूँ मैं, इससे तो वो चीज़ नहीं बनेगी जो मुझे करनी है। तो फिर वो कैसे होगी? वो होगी मेहनत से। मेहनत के बाद क्या करना है मुझे नहीं पता था, क्या आइडिया पे स्टार्टअप करना है मुझे नहीं पता था। सिर्फ मुझे ये पता था कि अब मुझे ये नहीं करना है कि मर्सिडीज लेनी है। नहीं, मर्सिडीज लेनी नहीं है, कि ये नहीं करना है मुझे। अच्छा। कि जो कर रहा हूँ कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। तो मैंने अगले दिन ही रिजाइन कर दिया जॉब से, बिना सोचे बिना कि सोचे क्या समझे। करें? कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, कुछ नहीं पता तो था। आपने किसी घर वालों से नहीं पूछा कि आप जैसे किसी बोल से रहे नहीं हैं कि ठीक ठाक आपकी जॉब थी, तो किसी से बिना पूछे वो बात इतनी हिट करी हाँ। कि आपने बोला कि ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम दिखाना ही पड़ेगा? हाँ, तो बस मैंने किसी से बात नहीं की। घर वालों से बात करता तो मुझे समझा देते। समझना मैं कुछ चाहता नहीं था किसी की बात में, कोई मुझे समझा दे, क्योंकि अंदर से ऐसा हो रखा था कि कुछ तो बदलना है। तो अगले दिन छोड़ दी जॉब और तब अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि इतनी मेहनत करूँगा कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा कि कोई मुझे ऐसे बोल दे कि तुम गरीब हो, या मेरी इस वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोई मुझ पे हंस दे या मेरा कोई रिलेशनशिप खराब हो। आप जो जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपकी आई गेस सैलरी भी तो ठीक ठाक होगी, तो ऐसी कोई वैसे दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं। बट मेन यही पॉइंट था कि ये बोला गया तो इसलिए आपको जोश चढ़ा कि अब कुछ बड़ा मैं तो करेंगे। अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा खा रहा हूँ, ऐश करता था। अच्छा। बस क्योंकि किसी ने बोल दिया, वो रिलेटिवली अच्छे थे, तो उन्होंने बोल दिया, तो मुझे लगा कि यार कुछ बड़ा करना है। तो उसके बाद जब आपने डिसाइड किया जॉब छोड़ने का, तो आपने कौन से आइडिया पे काम किया या क्या किया? तो जब मेरे पास 3 महीने का नोटिस था, तो मैंने सोचा कि इसमें प्लान कर लूँगा। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची। मैंने अपने आप पे ये सोचा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैंने आज से पहले कुछ किया है कहीं पे भी, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे आइडिया आया कि मेरे दादाजी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते थे। वो जैसे छोटे मोटे वैद्य होते हैं वैसे थे, लेकिन उनके पास जो दवाइयाँ थी, जैसे अपेंडिसाइटिस का इलाज करते थे वो, जॉन्डिस का इलाज करते थे। तो मुझे लगा कि यार उन मेडिसिन को मैं ग्लोबलाइज कर सकता हूँ, उसमें फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, उसको बड़ा बना के लेके जा सकता हूँ। तो मैंने दादाजी से बात की, वो कहते हाँ ठीक है बेटा, आ जा तू, करते हैं, बठिंडा वापस आ जा। तो उनको था कि बेटा घर आया है, हाँ। तो बहुत बढ़िया है, आ जाओ। तो उन्होंने भी कहा कि चलो आ जाना। तो मैं 3 महीने बाद जब गया उनसे बात की, तो पता लगा कि उनका माइंडसेट ही बहुत अलग है। तो जैसे होता है ना कि कोई लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं कुछ काम करने के लिए, कि उनको जल्दी से करना है, अच्छे से करना है। कोई होते हैं बहुत डिफेंसिव होते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता,
आराम से चल रहा है, खुश हैं, वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं लाइफ में। तो वो एक एटीट्यूड डिफरेंस लगा मुझे बहुत ज़्यादा। दादाजी मेरे बहुत ही सेटिस्फाइड थे एंड ही वाज लाइक कि पैसा नहीं खर्च करना है इसमें, जो आएगा उससे धीरे धीरे बढ़ना है। तो मैंने कहा मैं तो कमा के लाया हूँ कुछ पैसा और मेरे को तो इस पे जला देना है। आप पहले डिफेंसिव थे बट नहीं, इसके हाँ, बाद फिर हाँ, अग्रेसिव हाँ, मोड क्योंकि में मेरे पहुंच चुके थे। जल्दी जल्दी करना था मुझे। हाँ। तो मैं तो पूरा अग्रेसिव मोड में था कि मैं तो नहीं वेट करने वाला, जो पैसा रखा है सैलरी से बचा के वो तो लगाना है इस पे। वो कहते जेब से कैसे लगाओगे, ये तो यहाँ से कमाओगे वहां लगाओगे। मैंने कहा तो कई साल लग जाएंगे, इतना टाइम तो नहीं है। हाँ। तो फिर काफ़ी बात की और समझ आया कि ये नहीं हो पाएगा, तो फिर वो छोड़ना पड़ा। फिर उस टाइम मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना है। फिर मुझे याद आया कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था मैथ्स के लिए, और तो मुझे लगा कि यार वो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार के लिए, मे बी कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। तो फिर किसी से बात हुई वहाँ पे बठिंडा में, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा कल्चर है ट्यूशन्स वगैरह का, कोचिंग सेंटर्स का। तो किसी से बात हुई तो वो बड़े खुश हुए कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत की कोचिंग सेंटर बनाने की, उसकी मार्केटिंग करी, सेल्स करी, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स दिए। लेकिन जब वो स्टार्ट होने वाला था ना, तो मुझे लगा कि अगर मैंने एक बार क्लासेस स्टार्ट कर दी तो मैं एक साल के लिए तो बन गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था कि मैंने ज़बरदस्ती इस लाइन में आ गया, मेरा पैशन नहीं है ये, जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि यार इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझे लगा नहीं इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। तो फिर मैंने उस टाइम पे जस्ट छोड़ दिया स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एक साल के लिए कमिट करना पड़ता मुझे। एंड फिर एक बहुत ही बुरा फेस लाइफ का आया कि फिर मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। एंड फिर जो ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो हिट करने शुरू हो गए, क्योंकि लाइफ में टाइम बहुत था, काम था नहीं, और कोचिंग सेंटर में मैंने बहुत पैसा लगा दिया, क्योंकि मैं तो पैसा लगाने को बैठा था, और तो पैसा भी ख़त्म कर लिया, नौकरी भी छोड़ दी, छोकरी भी चली गई, तो बचा कुछ नहीं। तो उसके बाद मैं एक डिप्रेशन वाली साइड पे जाना शुरू हो गया। एंड बहुत महीने मैंने ऐसे किया कि मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता और बाहर तक नहीं निकलता था, ऐसे दीवारें देखता रहता था, पता नहीं क्या दिखता था दीवारों में। और वो टाइम भी कुछ ऐसा था, 25 साल की उम्र में घर पे बैठा हूँ पेरेंट्स के साथ, तो कुछ नहीं करता था। उसमें लोग ताने तो देते ही हैं, बिल्कुल। फैमिली वाले देते हैं, रिलेटिव्स देते हैं, सब कुछ हो रहा था। तो बड़ा ही गंदा फेस था। उससे फिर किसी दोस्त को पता लगा तो उसने मेरी हेल्प की उसे निकालने के लिए, तो वहाँ से निकला मैं। और उस टाइम पे तो ऐसे हो गया था कि मैं ये सोचने लग गया था कि मेरा एक लक चल गया था, तुक्का लग गया था कि अच्छी जगह जॉब लग गई थी, अच्छी जगह कॉलेज चला गया था, तो मे भी अच्छा इसलिए हो गया कि तुक्का लग गया था, वो तो मैं बेवकूफ़ी आ गया वहाँ पे जहाँ होना चाहिए था। वो कॉन्फिडेंस टूट गया था। और अगर आपने पढ़ा हो कि जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनका क्या होता है, वो अपने आप से इतना सिंपथाइज करने लगते हैं कि वो अपनी स्ट्रगल को प्यार करने लगते हैं, वो इतना अच्छा लगने लगता है कि वो अपने आप को और हर्ट करना शुरू कर देते हैं। और मैं उस फेस में जाने लग गया था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, और खुद को ही रोज बताना कि यार तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जो था तुक्का था, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस तरह से जाने लगा। तो फॉर्चुनेटली एक दोस्त को पता लगा, जब मेरा बर्थडे था तो उसको पता लगा कि उसने जब फ़ोन किया तो उसको पता लगा कि इसके साथ तो कुछ अलग ही चल रहा है, ये क्या कह के गया था, क्या कर रहा था और अभी क्या चल रहा है इसका। तो जब उसको पता लगा तो उसने फिर मुझसे बात करनी शुरू की डेली बेसिस पे। जो एक होता है ना साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग देता है, साइकोलॉजिस्ट के पास तो मैं नहीं गया, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छे से काउंसिल किया और वो सब बातें बताई लाइफ में जो मैंने थोड़ी बहुत ठीक की थी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आए। और धक्के से मेरे को एक जॉब में डाल दिया। और मैंने उसे कहा कि मैंने तो जॉब करनी नहीं है, मेरे को तो कुछ बड़ा करना, नहीं तो कुछ नहीं करना, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ ऐसे ही। एंड देन ही सेड कि जॉब कर लो, लेकिन लंबी देर के लिए मत करो, एक बार तुम्हारा ये जो रूटीन है ना जो खराब हो रखा है, इससे तुम बाहर आ जाओगे, उसके बाद तुम अपना स्टार्ट कर लेना। उस बात में मैं बिक गया कि यार ठीक है, ये बात सही बोल दी इसने। हाँ। कि थोड़ी देर ये भी कर लूंगा और फिर जो करना है वो भी करूंगा। तो फिर मैंने वापस आके बॉम्बे नौकरी स्टार्ट की। ओके। तो ये आपने जब आपका एक दो आइडिया फेल हो गए, फिर आपने दूसरी जॉब ली, और उसके बाद फिर आपको बाद में कैसे डिसाइड किया कि अब क्विट करना है, क्योंकि एक बार आप क्विट कर चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस कैसा है कि यार दूसरी बार भी हम नौकरी छोड़ देंगे? तो ऐसा था कि जब नौकरी ली थी तो बड़ा माइंड में क्लियर था कि ये एक टेम्परेरी जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। और ये जॉब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपना इमोशनल जो चीज़ें हैं वो सारी वापस ले आऊँ, इमोशनली मैं बैलेंस हो जाऊँ, जो कि मैं इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा। तो वही मकसद था। तो जब मुझे लगा कि मुझे, मेरे ख्याल से 8-9 महीने काम किया था मैंने वहाँ पे, जब मुझे लगा कि यार अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ एंड मैं कुछ और कर सकता हूँ अभी, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हाँ चलो इसको छोड़ते हैं। बट जैसे आपने कहा कि इट वाज नॉट वेरी इजी, क्योंकि बहुत बुरा फेस देखा था उसके बाद मैंने। एंड तो उस टाइम पे भी एक घटना हुई जो कि
बड़ी अजीब थी, लेकिन उसकी वजह से आज एस्ट्रोटॉक बना। अच्छा, बताएंगे क्या था फिर? हाँ, तो उस टाइम क्या था, मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा, लेकिन मेरे से भेजी नहीं जा रही थी। अच्छा। भेजते हुए बहुत डर लग रहा था, आधा घंटा मैं देख रहा था कि भेजूं या ना भेजूं, क्या होगा मेरे साथ, सारे वो चीज़ें दिमाग जो में पिछली बार हुआ था। पिछली बार हुई थी। क्योंकि सिर्फ इतना बताया मैंने, इतना नहीं था, मतलब एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि बॉम्बे में मैं गया जब जॉब लेने, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे, सब तो खत्म कर दिए थे। घर वालों को मैं बोल के गया कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, कि घर वालों को मैं क्यों टेंशन दूं बिना बात की। और वहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं था, तो मतलब ऐसे ही कहीं पे दोस्त का घर मिल गया, वहाँ पे जगह नहीं है, ज़मीन पे सो रहा हूँ, और खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मतलब सुबह कॉफ़ी के कप में खूब सारी चीनी डाल दी ताकि फिल्ड फिल्ड सा लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ खाया नहीं है, ऐसे करके ब्रेकफास्ट निकाल दिया। मतलब वो सब बहुत बुरा टाइम देखा था मैंने एक ये टाइम का। स्पेशली जब आप अपनी दूसरी नौकरी करने आए थे? दूसरी नौकरी करने आया था, ओके। तो बॉम्बे आया था मैं, तो हाँ। जब तक नौकरी का कोई भरोसा नहीं था, अच्छी नौकरी कब लगेगी, तब तक यही चल रहा था। अच्छा। तो इस टाइम जब छोड़ने से पहले ये सारे ख्याल मन में आ रहे थे। एंड फिर हुआ क्या कि एक मेरी कोलीग थी वहाँ पे, सीनियर थी जो मेरी, वो आके बोलने लगी कि अरे भाई, आज तू ऐसे मुंह गिरा के बैठा है, रोज तो हंसता रहता है। मैंने उनको बताया कि यार ये बात है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ी नहीं जा रही। कहती इसमें क्या है, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अभी बता देती हूँ। मैंने कहा आपको कोई शर्म वरम है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इन्वेस्टमेंट बैंक में आप बैठे हो और बातें कर रहे हो ये हाँ। एस्ट्रोलॉजी वाली, ये सब कुछ नहीं होता, ये फालतू बातें किसी और को बोलना, मुझे मत बोलो। एंड वो सीनियर भी थी, अब वो कहती कि ठीक है, तुम मत विश्वास करियो, मैं बता देती हूँ, तुम मत मानियो ना। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो मन खुश। तो मैंने कहा चलो बोलती रहेंगी साइड पे, अपना खुश होकर चली जाएंगी। तो उन्होंने देख वेख के बोला कि तेरे 2 साल बहुत अच्छे हैं, तो अभी तू कुछ आईटी में करेगा और बहुत अच्छा चलेगा। अब ऐसा होता है ना कि विश्वास चाहे करे ना करे, क्यूरियोसिटी तो बढ़ जाती है। मैंने कहा 2 साल क्यों बोला आपने, 2 साल के बाद क्या होगा? कह 2 साल के बाद तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों? कहता जो तेरा पार्टनर है जिसके साथ तू स्टार्ट करने वाला है वो छोड़ देगा। तो मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त था वो। मैंने कहा ये तो गलत प्रेडिक्शन है। अच्छा, तो आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मैं पार्टनर के साथ स्टार्ट करने वाला था, ओके ओके। डिसाइडेड था वो। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो गलत प्रेडिक्शन है इसका, वो तो छोड़ेगा ही नहीं, मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा ठीक है। और कहती बस फिर तू 1 साल स्ट्रगल करेगा, फिर तू कुछ और स्टार्ट करेगा और वो बहुत अच्छा चलेगा। मैंने कहा वो क्या होगा? तो कहती वो भी आईटी में होगा, लेकिन अब मासेस के लिए तो कुछ बनाएगा और फीमेल कस्टमर ज़्यादा होंगी। मैंने कहा क्या होगा? कहती वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। आप मतलब पूरी लाइफ ही उससे पूछ दे रहे थे कि हाँ क्या क्या होने तो वाला उसने है? वहां पे कह दिया कि मुझे इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा अभी, तेरे लिए इतना बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जो रेजिग्नेशन डालनी थी, मेरे लिए बस इतनी सारे जो उसका ज्ञान था वो यही था कि किसी ने कह दिया कान कंधे पे हाथ रख के कि आप छोड़ दो, भरोसा हो गया थोड़ा। बस मेरा इतना ही था, एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने छोड़ दी। अच्छा। और जैसे उसने कहा 2 साल बहुत अच्छा चला। मैंने आईटी सर्विसेज कंपनी स्टार्ट की थी, तो हम ऐप्स बनाते थे लोगों के लिए। अच्छा। तो उस टाइम पे 2015 के टाइम पे फ्लिपकार्ट की फंडिंग वंडिंग हुई थी, एकदम बूम चल रहा था। सब लोग अपनी अपनी ऐप्स बनाना चाहते थे कि हमारी ऐप बना दो, हमें ऐप बनानी है। तो बहुत अच्छी मार्केट थी, उसमें हमने बहुत अच्छा स्केल किया और मेरी लर्निंग भी बहुत अच्छी हुई कि ऐप कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है, क्या यूज़र एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। क्योंकि मैंने 100-150 फाउंडर्स के साथ बैठ के ऐप का डिज़ाइनिंग करा, उनके साथ उनका इनिशियल कस्टमर कैसे एक्वायर करना है उस पर काम किया, और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट फेल होते देखे। अच्छा, ये एक डाउट है कि जैसे कि आप तो थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहली और दूसरी जॉब दोनों, तो क्या कोडिंग आपने कॉलेज में जो सीखी थी वहाँ काम आई, या आपका जो पार्टनर थे वो टेक संभाल रहे थे? मेरे पार्टनर टेक संभालते थे, Okay. तो वो सीटीओ थे, सारा टेक वही देखते थे। ओके। बट जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में भी था तो वहाँ पे मैं कोडिंग वाली साइड में था, तो मैं खुद भी कोडर था। ओके ओके। तो यहाँ पे फिर आपने जैसे कि आपने बोला कई सारे ऐप्स बनाए, एंड आई एम अज्यूमिंग फिर टीम भी बहुत बड़ी टीम थी यहाँ। अच्छा। तो कुछ 45 लोगों की टीम थी, सारे टेक्निकल डेवलपर्स थे। और अप्रॉक्स कितना रेवेन्यू आता होगा? उससे कुछ 3 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू आता था। ओके, तो मतलब काफी अच्छे स्केल पे काफी चला अच्छे था। स्केल पे पहुंचा। और इस स्टार्टअप का नाम क्या था? इस स्टार्टअप का नाम था कोडियती। अच्छा, कोडियती नाम से आपने किया, और तो ये बढ़िया चल रहा था। तो फिर जैसे कि उन्होंने बोला, क्या वो सच हुआ या फिर क्या हुआ फिर कि आप एस्ट्रोटॉक तक कैसे पहुंच गए? तो जब वो अच्छा चलने लगा तो हमने सोचा कि ये एक सर्विसेज कंपनी है, हम कुछ प्रोडक्ट करना चाहते थे। जैसे एस्ट्रोटॉक एक प्रोडक्ट है कि अपनी ऐप बना ली, उस पर ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। तो हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन हमारा कोई भी नहीं चला। जितने लॉन्च करते थे सब फेल हो जाते थे। तो साइड में करते थे? साइड में करते सर्विस थे। के साइड में करते हाँ, थे। तो क्यों फेल होते थे उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारा फोकस नहीं था। वो पैसा तो यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से आएगा नहीं। ये पैसा वहाँ लगाना है, वहाँ लगा नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ टाइम नहीं दे पा रहे।
तो उसकी वजह से सब कुछ फेल होता जा रहा था। तो मेरा पार्टनर एक टाइम पे आके बोला कि यार चल तो रहा नहीं कुछ, और मैं पैसे कमाने के लिए तो बैठा नहीं, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लूंगा, तो मैं नहीं करना चाहता है। अब मैं किसी प्रोडक्ट में जाके जॉब कर लूंगा, लेकिन करूंगा प्रोडक्ट की, सर्विसेज नहीं करूंगा। ओ, जैसा कि उन्होंने आपके एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने बोला था उसी टाइप का हुआ। और मतलब सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी उस टाइम पे, एंड स्टिल ही डिसाइडेड टू लीव। तो फिर मैंने शेयर्स वगैरह बाय आउट कर लिए, क्योंकि अच्छी चल रही थी, मुझे लगा सब बढ़िया है, कोई बात नहीं, मैं तो चला लूँगा। तो जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद समझ आया कि प्रोजेक्ट लाता मैं था, चलो बनाती टीम थी, लेकिन डिलीवर वो करवा रहा था सारे। जो लास्ट में डिलीवरी होती है उसमें बहुत टाइम लगता है डिलीवर कराने में ना, एक एक चीज़ पिक्चर परफेक्ट चाहिए होती है क्लाइंट को, वो चीज़ वो डिलीवर कर रहा था। उसके जाने के बाद क्या हुआ, प्रोजेक्ट अटकने शुरू हो गए एकदम से। जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी एकदम से नीचे जाने लग गई। ओके। एंड हमारी मतलब 50% पेमेंट डिलीवरी के बाद आती थी, सारी पेमेंट रुक गई। एंड एकदम से मुझे दिखने लगा कि यार अंत आने वाला है इस कंपनी का, अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। फिर उस दिन मुझे याद आया कि यार 2 साल पहले किसी ने मुझे कुछ बताया था, 2 साल पहले। उसके बीच में मैंने ना तो उससे बात की, ना उसकी बात सोची कभी, क्योंकि मुझे तो लगता था मनगढ़ंत है ये सब। हाँ, अपनी लाइफ सेट चल ही रही थी। अपनी सेट भी चल रही थी, हाँ। कुछ बुरी भी नहीं चल रही, सब बढ़िया चल रहा था। हाँ। जब मुसीबत आई तो याद आया कि यार किसी ने ऐसा बताया था, जितना बताया था वो तो सच था, आगे का उसने बताया नहीं। अच्छा, यहाँ फंस गए। आगे का उसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं आगे क्या करना है। हाँ। तो मैंने उसको फोन मिलाया और बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। पहले तो बहुत खुश हुई वो कि प्रेडिक्शन सच निकला। प्रेडिक्शन सही है, और अच्छा। लेकिन दुख से बात कर रही है कि तेरे साथ बुरा हो रहा है एंड ऑल दैट। अंदर से पूरी खुश थी वो। हाँ। और फिर उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कहती कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम है, ये अच्छा ही हुआ है जो हुआ है, अब तू सही लाइन पे आ जाएगा जो तेरे को करना है। तो मैंने कहा क्या करना है बता तो दो वो। तो वो देखने लगी चार्ट वार्ट, इतने मैंने कहा कि ये एस्ट्रोलॉजी भी सही लाइन है, जैसे आपने बताया सब कुछ सही आया। मैं तो पहले सोचता था फालतू चीज़ें हैं। कहती देखा बेटा, हंस रहा था मेरे पे। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इसी में स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ प्रोडक्ट तो हम स्टार्ट करना चाहते थे, तो एस्ट्रोलॉजी में ही स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वो देख रही थी ना चार्ट, कहती हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तूने। कहती जो मैं तेरे को उस दिन बता नहीं पाई वो यही चीज़ है, तो स्पिरिचुअल साइड में कुछ करेगा और सब कुछ वर्चुअल होगा। जैसे मैंने कंसल्टेशन की बात की ना, बिल्कुल वर्चुअल कंसल्टेशन है वहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं है जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। और मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे आपने कुछ खरीदा तो आपको वो मिला चीज, अच्छा आपको कंसल्टेशन मिलेगी। ओके ठीक है, तो वो वर्चुअल है। तो कहती वही चीज मैंने बोली थी, बिल्कुल सही तू कह रहा है, तो इसी में स्टार्ट कर। तो मैंने कहा ये चल जाएगा। कहती अभी नहीं चलेगा, 1 साल बाद चलने लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप करोगे काम इसमें एज एन एस्ट्रोलॉजर? कहती मैं तो नहीं करूँगी। तो मैंने कहा क्यों? कहती मैंने कभी किया नहीं कमर्शियल, मैं तो ऐसे ही पार्ट टाइम करती हूँ मजे के लिए, मुझे नहीं करना ये सब। तो मैंने बड़ा समझाया उनको, फिर वो मान गई कि कुछ महीने मैं करती हूँ फिर देखते हैं। तो फिर हमने जब स्टार्ट किया, एस्ट्रोटॉक नाम रख के स्टार्ट किया, एंड वही पहली एस्ट्रोलॉजर थी। ओके। तो ये जो आपने जो शुरू किया एस्ट्रोटॉक, ये कब अराउंड किया था? ये अक्टूबर 2017 में। 2017 में। और इसमें आपकी फिर कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी ये फिर सब करने में? तो जब कोड ये थी, जब मैं रन कर रहा था, तो मेरे पास कुछ 80 लाख की सेविंग्स थी उस टाइम पे। ओके। जो मैंने पिछले स्टार्टअप से जो कमाया, तो वो मैंने सारा सोच लिया था कि सारा इसमें लगाऊंगा। कुछ आई थिंक 30-35 लाख लग गया था प्रोडक्ट बनाने में, इनिशियल मार्केटिंग में, और प्रॉफिटेबल होने तक। उसके बाद फिर नहीं लगा कुछ। ओके। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे कि अब जैसे कोड यति के टाइम में आपकी लाइफ काफ़ी सेट हो गई थी, तो फिर आपने अपनी वो गर्लफ्रेंड जो थी उनसे बात करी नहीं हुई, या वो कहानी वहीं रुक गई? वहीं रुक गए, कभी बात नहीं। अच्छा, उसके आप बताया नहीं कि आपकी वजह से जो सक्सेस मिला? नहीं, कभी बात नहीं। अच्छा, अब बस इंटरव्यूज में ही उनका जिक्र होता है, असली में नहीं होता है। अच्छा, तो ठीक है। तो अब 2017 में आपने एस्ट्रोटॉक की शुरुआत करी, और अभी हार्डली 5 साल भी नहीं हुए, और जैसा कि आप बता रहे हैं दिन का 50 लाख का रेवेन्यू, वो भी बूटस्ट्रैपिंग पे। तो इतना मैसिव स्केल कैसे अचीव किया, स्पेशली उस एक फील्ड में जहाँ पे जैसे कि आपने खुद ही बोला आपको भी शुरुआत में भरोसा नहीं था या साइंस बैक नहीं था, तो ये स्केलिंग कैसे हुई? पहली बात, प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे अचीव हुआ, फिर स्केल की तरफ कैसे बढ़े? तो जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं एक ऐसा आदमी था जो सारी उम्र ना नफरत करता था एस्ट्रोलॉजी से। और नफरत करने का मतलब ये होता है कि तुम्हें सारी गलत बातें पता है, तभी तुम नफरत कर पाते हो ना। नफरत एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है। हाँ। कि तुम हेट करते हो उस चीज़ को। तो मुझे सब चीज़ें पता थी किस लिए हेट करता था, क्योंकि गलत एस्ट्रोलॉजर से मार्केट में उलट पुलट पट्टियां फैलाते थे, गलत डरा के धमका के तुमसे पैसे हड़प लेते थे।
ठीक है, या फिर सब लोग एक ही बात बोलते थे कि बेटा तुम जितना कर रहे हो तुम्हें उतना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपका मन बहलाने के लिए। हाँ, मन मिलाने के लिए। तो मुझे था कि यार ये सब चेंज करना है, और ये सब चेंज सिर्फ एक सिंपल से चेंज से हो जाएगा कि अगर आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स को अपने पैनल पे ले आओ, सब कुछ बदल जाएगा। और पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि एस्ट्रोलॉजर कभी भी कस्टमर को चीट ना कर सके, इतनी सिंपल सी थ्योरी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ा डाउट था कि क्या ये मार्केट बड़ी है, क्योंकि मैं तो कुछ बड़ा करने को निकला था। अभी भी वही जोश था, वो कि डाउट था ना हाँ, कि हाँ। बड़ा छोटी चीज तो करनी नहीं है, तो क्या ये मार्केट बड़ी है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया इसमें, पता नहीं क्या बेसिस पे रिसर्च किया मैंने, मैं खुद हंसता हूँ इस बात पे अब, कि निकाला मैंने कि एक महीने की 7-8 लाख रेवेन्यू हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, ओके, एक महीने की, अच्छा। ठीक है। तो मुझे लगा यार ये तो ज्यादा नहीं है, इससे कितना बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा। जो कोडिएटी था वो भी इतना कर रहा था, तो फिर कितना बड़ा कर लिया। बट फिर मेरे ये लगा कि यार मेरी ना बड़ी हेल्प हुई इससे, जो इसने मुझे बताया, अगर मैं भरोसा करता इसकी बात पे तो शायद कुछ और अच्छा हो सकता था। मैं तो भरोसा ही नहीं किया, लेकिन इसकी बात तो एकदम सही आई। मुझे लगा कि यार इसमें करना चाहिए ट्राई, नहीं कुछ होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर जब स्टार्ट किया तो पहले हमने वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि मुझे अच्छा, ये आपने सोलो स्टार्ट किया कि यार इसमें भी फिर आपने पार्टनर ढूंढा? सोलो स्टार्ट किया। अच्छा, ये अब सोलो ये किया, सोलो स्टार्ट अब किया। खुद के भरोसे पे। हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि लोग एस्ट्रोलॉजी कैसे कंज्यूम करते हैं। अब मैं ऐसी बात करूंगा कि स्टार्टअप बनता कैसे है, ठीक है। तो हम पहले ये सोचते हैं कि कोई भी चीज जो ऑफलाइन में चल रही है उसको हम ऑनलाइन लाएंगे, तो ऑफलाइन में क्या बिहेवियर है हम देखते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में कैसे जाते हैं लोग, पंडित जी के पास जाते हैं, वहां बैठते हैं, उनको कुंडली दिखाते हैं और प्रेडिक्शन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा हम भी वीडियो कंसल्टेशन करेंगे, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर और कस्टमर आपस में बात करेंगे, ठीक है। और आधे घंटे का सेशन होगा, वो आपस में जो बात करनी है वो कर लेंगे, ठीक है। तो जब स्टार्ट किया तो इनिशियल कस्टमर लाना थोड़ा मुश्किल था, बट जब लाए और यही एस्ट्रोलॉजर थे, इन्होंने अच्छा प्रेडिक्शन दिया, सब चिपकने लग गए कस्टमर, कोई छोड़ के नहीं जा रहा था, और रेफर करने लग गए, तो आने लगा कस्टमर। लेकिन प्रोडक्ट वाइज हम बहुत पीछे थे। तो मैंने जब कस्टमर से बात की, वो कहते हैं यार हमें वीडियो पे बात नहीं करनी है, हमें आप ऑडियो का भी ऑप्शन दो। तो मैंने कहा यार ऑडियो पे बात कौन करता है, चलो कह रहे हैं तो दे देते हैं। तो मैंने अगले एक रिलीज किया, टेक्निकल रिलीज, जिसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों ऑप्शन दे दिए। 93% कस्टमर जो वीडियो कंज्यूम कर रहा था उसमें से ऑडियो पे शिफ्ट हो गया। ओके। बड़ा हैरानी की बात कि भाई मैंने तो कुछ और सोच के प्रोडक्ट बनाया था, मैं तो सोच रहा था वीडियो पे बात करेंगे, मेरा तो सारा थीसिस ही खराब कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ भी आना चाहिए, ऑडियो क्यों चाहिए उनको। तो ऑडियो इसलिए चाहिए था कि उनको प्रिवेसी चाहिए थी थोड़ी सी। प्रिवेसी क्यों चाहिए थी, उसके कई रीजन है। एक रीजन है कि आप एक स्ट्रेंजर से बात जब भी करते हो तो आपको एक थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग चाहिए होती है, उसमें सीधा वीडियो पे बात करना थोड़ा टफ होता है, करेक्ट। ठीक है। आज के दिन में हम चैट पे बात करते हैं, चैट पे हमारी आइस ब्रेकिंग होती है, फिर हम कॉल पे या मिलते हैं, ठीक है। तो एक चीज वो थी। दूसरी चीज ये थी कि इसमें बड़े पर्सनल चीजों की बात होती है, जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, कई बार कस्टमर रोने लगते हैं कॉल पे, तो वो कंफर्टेबल नहीं होते थे वीडियो पे बात करना। तो उनके लिए ऑडियो एक प्रिवेसी देने लगा। तो हमने वो नोट कर लिया कि यार प्रिवेसी बहुत जरूरी है हमारे काम में, प्रिवेसी हमें देनी है, ठीक है। फिर दूसरा हमने उनसे बात की कि अब क्या करें, ये तो कर दिया। वो कहते हैं यार 30 मिनट का सेशन है, मेरा 20 मिनट में कई बार बात खत्म हो जाती है और आप हमसे 30 मिनट के पैसे लेते हो। फिर मैंने 2-4 कस्टमर से और पूछा, मैंने कहा चलो और लोगों की भी सुन लेते हैं। एक कस्टमर ने बोला मेरे को 40 मिनट बात करनी थी, आपने 30 में क्यों काटा, ये बड़ा स्यापा है यार, इनको क्या चाहिए। तो फिर हमने सोचा यार इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पर मिनट लॉन्च कर दिया कि पर मिनट चार्ज करेंगे आपसे, आप जितना बात करना है करो। जैसे ही वो लॉन्च किया एकदम से हमारा बिजनेस बूम हुआ, मतलब एकदम से, जैसे होता है ना एकदम से ऐसे ग्राफ ऐसे वो गया, जो हॉकी स्टिक ग्रोथ। हाँ एकदम से ग्रोथ है। तो खुश हो गया मैं, तो मैं क्या यार चल गया एक ग्रोथ है तो। और मैंने तो दिमाग कुछ नहीं लगाया। अब मैं कह दूंगी मैंने दिमाग लगाया, मैंने तो नहीं लगाया, कस्टमर ने बोला था वो कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कस्टमर ने और क्या बोला था कि प्रिवेसी चाहिए, प्रिवेसी और कैसे मिलेगी, प्रिवेसी और मिलेगी चैट से। ओके। तो फिर मैंने कस्टमर से फीडबैक लिया। अब तो कस्टमर ने तो ये बोल दिया मेरे को प्रिवेसी चाहिए, मैंने कस्टमर को जाके बोला कि आपको चैट चाहिए क्या, आपको चैट बना के देते हैं, कितनी प्रिवेसी है। बिल्कुल। तो कहते चैट तो नहीं, अच्छा, चैट पे बात करेंगे, कुछ वर्ड समझ नहीं आते, चैट स्लो बात होगी, खर्चा ज्यादा होगा, चैट नहीं करेंगे, सबने कहा नहीं करेंगे। मेरी बड़ी इंट्यूशन थी अंदर से कि यार प्रिवेसी चली थी तो यहाँ भी चलेगी। तो मैंने जबरदस्ती लॉन्च कर दिया उसको, और जिस दिन लॉन्च किया 65% ऑफ कस्टमर मूव टू चैट। ओ, मतलब ये फीडबैक कस्टमर से नहीं मिला, बट आपको इंट्यूशन, कस्टमर ने मना कर दिया हाँ, कि हमें नहीं चाहिए चैट, बट और वो ही ले रहे हैं आप चैट। हाँ। अब क्यों ले रहे थे, प्रिवेसी मिली, और इससे क्या हुआ, बहुत सारे फंक्शंस खुल गए जो हमने सोचा नहीं था कभी। वो क्या हुआ, हमारा रात को बिजनेस बढ़ गया, हमारा दोपहर में बिजनेस बढ़ गया। तब नॉर्मली इंसान बात नहीं कर सकता। हमारा सारा बिजनेस आता था शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक या सुबह सुबह, अब दोपहर में बिजनेस आ रहा है, रात को बिजनेस आ रहा है।
क्यों आ रहा है वो उसका फीडबैक हमने लिया, तो समझ आया कि जो कस्टमर दोपहर में ऑफिस में बैठे हैं या अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, वो कॉल पे बात नहीं कर सकते, चैट पे बात कर रहे हैं। मैं अब चैट पे फोन पे बात करूँ, आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो कस्टमर बढ़ गया। रात को लोग घर पे हैं, पेरेंट्स सुनेंगे उनकी आवाज, तो वो कॉल पे बात नहीं कर सकते, चैट पे बात कर सकते थे, तो वो एकदम से इतना नया कस्टमर भी ऐड हो गया, तो वो सेकंड स्टेप ऑफ ग्रोथ आया। तो इस तरह से फिर जब ये लॉन्च कर दिया ना हमने चैट, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट फिट था वो ऑलमोस्ट आ गया था। ठीक है, एक चीज मैं बीच में बतानी भूल गया, इसके बीच में हमने एक चीज और करी थी कि पहले हम क्या करते थे कि एस्ट्रोलॉजर्स हायर करते थे अच्छे, लेकिन हम दिखाते नहीं थे उनकी फोटो। तो कस्टमर क्या करता था, वो एस्ट्रोटॉक से कनेक्ट करने के लिए बोलता था और हम एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करते थे उनको। अगर उनकी प्रेफरेंस है, हमने पहले इससे बात किया तो करा देते थे। बीच में हमने क्या चेंज किया, हमने उनको एस्ट्रोलॉजर की प्रोफाइल दिखानी शुरू कर दी। ओके, बायो डेटा टाइप सारा लिस्ट दिखा दी। जैसे हमारे पास अगर मान लो 20 एस्ट्रोलॉजर हैं, 20 की लिस्ट दिखा दी, आपने जिससे बात करनी है कर लो, हमने उसकी पूरी प्रोफाइल, रेटिंग, रिव्यू सब दिखा दिया। उसके बाद भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। उसका रीजन ये था, एक तो उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ गया और ऑप्शंस मिल गए बहुत सारा। ट्रस्ट लेवल से क्या हुआ, पहले एस्ट्रोटॉक बोल रहे हैं कि हम किससे बात करेंगे, किससे बता ही नहीं रहा, अब उन्होंने बता दिया किससे करेंगे, तो आप खुद से चूज कर लो। दूसरा एक बड़ी अच्छी चीज हुई उसमें जो हमने कभी नहीं सोचा था, एक बंदे ने पहले से पूछा मेरी शादी कब होगी, पूछ लिया, अब वो दूसरे से जाके फिर से पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी। ओके, हमने कहा इससे पूछ तो लिया, दोबारा क्यों पूछ रहे हो, कंफर्म करने। वो कहते कंफर्म कर रहे हैं, हाँ। किसी एक और से पूछ के कंफर्म कर लें, कई बार इधर उधर हो जाती है बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो सही है। हाँ। तो हमारा उससे रिपीट बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, तो 2 वे रिपीट बढ़ गया। एक तो क्या था कि अब उनको पता है कि हम इसी एस्ट्रोलॉजर से वापस बात कर सकते हैं, पहले तो एस्ट्रोटॉक से बात करके फिर होता था, तो एक तो वो रिपीट बढ़ गया कि सेम एस्ट्रोलॉजर से कभी भी बात करूंगा मैं। दूसरा ये रिपीट बढ़ गया कि एक से बात करता हूं तो अब मल्टीपल से बात करूंगा। हाँ। तो उससे एकदम से हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू ग्रो होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। नहीं, ये तो बिल्कुल सही भी है ना, लड़की नहीं मान रही तो एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजर से ही 4-5 से पूछ लो कि वही हाँ बोल दे, जब तक लड़की हाँ बोलती है। तो ये तो काफी सही है। और एक्चुअल में मैं बताऊंगा कि अभी जब मैं आ रहा था मैंने ट्राई भी किया एस्ट्रोडॉक, और काफी एडिक्टिव है। मतलब जैसे आपने बोला चैट में, मेट्रो में आ रहा था, वहां पे कॉल वॉल करेंगे नहीं, बट चैट में मैंने देखा काफी फटाक से कनेक्ट हो जाता है। इवन यूजर एक्सपीरियंस भी काफी सही है। और जैसे स्टार्टिंग में ऑफर्स जैसे आई थिंक फर्स्ट चैट फ्री होता है, फर्स्ट चैट फ्री होता है। हाँ, तो ये जो फीचर्स है वो काफी एडिक्टिव हो जाता है। और एक बार आपको जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार मुझे एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं था, बट एक बार आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए तो आप भी फिर 2-3 से कुछ और पूछ लिया या सेम चीज 3 जनों से कंफर्म कर ली, वो हो जाता है। जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई ना, सभी लोग इस तरह से होते हैं, पहले बिलीव नहीं करते, उन्होंने कहीं से थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया और वो अगर सही चीज निकली ना, उनका भरोसा बन जाता है उसमें। बिल्कुल। अब हम हर आदमी चाहे कितना भी अच्छा कर रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अगर उसको पता है कि यार कहीं पे जाके कोई मेरे को बता देगा इसका सोल्यूशन। स्ट्रगल मतलब क्या होता है, आज मुझे कुछ करना है तो मैं उसमें एक चीज करके देखूंगा नहीं चली, दूसरी करके देखूंगा नहीं चली, तीसरी करके देखूंगा नहीं चली। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि तुम्हारे कुंडली में ये 1-2 थी नहीं, तीसरी थी, तो तुम क्या करोगे, स्ट्रगल से बाईपास कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं। जैसे मेरा उसने कुंडली देख के बताया था कि किस तरह का मैं स्टार्टअप करूंगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं वो बोल पाई। अब मैं कह दूं कि एस्ट्रोलॉजर ने तो मुझे एक एक चीज बताई थी, एस्ट्रोलॉजी तो बोल नहीं पाई थी, लेकिन उसने जो मैं एस्ट्रोटॉक में आज कर रहा हूँ वो सारी चीजें बोली थी। तो अभी करंटली आपके कितने कस्टमर्स होंगे, मतलब अप्रॉक्स महीने में आप कितने कस्टमर्स को सर्व करते हैं? ओवरऑल अभी तक मतलब कुछ 3 करोड़ कस्टमर को सर्व कर चुके हैं। ओके। जिसमें फ्री भी इंक्लूडेड है, फ्रीबीज भी इंक्लूडेड है, और जिन्होंने चैट किए वो कुछ 10 लाख से ज्यादा कस्टमर है जिन्होंने आके चैट करी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके। एंड ओवरऑल आपका बिजनेस मॉडल क्या रहता है? बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है कि हम एस्ट्रोलॉजर लिस्ट दिखाते हैं, सबके परमानेंट प्राइसेस हैं, तो कस्टमर आके चूज कर सकता है। ये जो परमानेंट प्राइसेस हैं वो एस्ट्रोलॉजर सेट करता है क्या? एस्ट्रोलॉजर सेट करते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से इंक्रीज करने देते हैं, नहीं तो इंक्रीज नहीं करने देते। ओके। ठीक है, तो अब कस्टमर ने आया, उसने एस्ट्रोलॉजर चूज किया, उसका परमानेंट प्राइस है, वो रिचार्ज करके उनसे बात करता है, चैट पे बात कर सकता है, कॉल पे भी कर सकता है, वीडियो पे भी कर सकता है। ठीक है, मोस्टली लोग चैट करते हैं। ठीक है, उससे कनेक्ट करता है, उससे जो उसने पूछना है सारा कुछ पूछ ले, और फिर वो चैट एंड करेगा, तो उतना जितनी देर में एंड किया उतनी देर का बिल बन जाएगा। ओके। और आपका आई थिंक कुछ % कमीशन रहता होगा। हाँ। ओके। एंड तो अभी जैसे कि आपने ये बताया कि आपने पूरा बूटस्ट्रैप करके किया और अभी इतना तेज से ग्रो कर रहे हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि थोड़ा फंडिंग ले लें या ताकि और ग्रो कर पाए, या ऐसे कोई आइडिया टाइप नहीं है? फंडिंग बहुत सी चीज़ है, मतलब फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, और हमने ट्राई भी किया था कि फंडिंग ट्राई करते हैं ताकि हम स्पीड से ग्रो कर पाएं। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जब भी मैं किसी इन्वेस्टर के पास गया तो थोड़ा सा वहाँ से रिस्पॉन्स ऐसा आया कि
ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। ओके। उन्होंने भी शायद वो 7 लाख वाला मैच किया था। हाँ, सब वही सेम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। हमने कहा इतनी तो बड़ी हो गई है। कहते भाई इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये आंसर मैं पिछले 4 साल से सुनता आ रहा हूँ अच्छा। कि इससे बड़ी नहीं होगी। और हम कहाँ से मतलब कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो और अब आई गेस क्योंकि प्रॉफिटेबल हैं तो उतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, इन्वेस्टमेंट होना अभी भी मैं तो नहीं कहूँगा कि गलत है। इन्वेस्टमेंट आज भी हम ले सकते हैं और हमारी बातचीत चलती रहती है कई जगह। लेकिन हाँ, अभी तक कहीं पे मटेरियलाइज नहीं हुई है इतनी ज़्यादा अच्छे से। बट अगर फंडिंग आती है तो हम उसका क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा ब्रांड मार्केटिंग कैंपेन करेंगे किसी सेलिब्रिटी के साथ, ताकि हम और जल्दी कस्टमर्स तक पहुँच सकें। तो अभी एक और क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे कि आपने कस्टमर्स को तो आई एम अज्यूमिंग कि आप डिजिटल मार्केटिंग और इस सब के थ्रू रीच कर रहे हैं, तो इतने सारे जो एस्ट्रोलॉजर आप कैसे अपने प्लेटफॉर्म में लाए? क्योंकि ये तो दो वे है कि इनफ नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स भी होने चाहिए प्लेटफॉर्म में, तो वो साइड कैसे आपने क्रैक किया? एस्ट्रोलॉजर साइड जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी एस्ट्रोटॉक स्टार्ट करने के टाइम पे, वो ये आई थी कि एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ से लाएं। एस्ट्रोलॉजर दुनिया में बहुत हैं, आप कहीं पे भी ढूंढो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन वो है नहीं। उनको आती नहीं है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो बोलते हैं उन्हें आती है। तो बड़ा टाइम लगता है उसमें। तो इनिशियली हम जब सेकंड एस्ट्रोलॉजर हमें ढूंढना था, पहले के बाद, पहली तो मेरी वो सीनियर ही थी, मुझे ये था कि यार मैं बिना इंटरव्यू लिए किसी को हायर नहीं करूँगा। और एस्ट्रोलॉजर्स को आदत नहीं थी इंटरव्यूज देने की। तो मैं एक के पास गया और मैंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? कहते बिल्कुल जुड़ेंगे। सारी उसने सब टर्म्स एंड कंडीशन पूछी उन्होंने, तो मैंने बता दी। तो मैंने कहा एक इंटरव्यू करना है। तो क्या बात कर रहे हो आप, हमारा अपमान कर रहे हो। अच्छा। जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस है। आपने कैसे बोला इंटरव्यू लेने के लिए? मेरे को डरा के भगा दिया उन्होंने। अच्छा। तो ऐसे कई जगह हुआ मेरे साथ कि लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम डटे रहे कि यार इसके बिना तो नहीं करेंगे। तो काफ़ी टाइम लगा, मतलब इनिशियल जो 3-4 एस्ट्रोलॉजर लाने में तो हमें 1-1.5 महीना लग गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनके रेफरेंस से आने लगे। बाकी फिर जैसे जैसे ब्रांड बड़ा होने लगा तो हमारा साइन अप फॉर्म है, एस्ट्रोलॉजर साइन अप फॉर्म ऐप के अंदर और वेबसाइट पे, तो वहाँ से बहुत लोग फॉर्म भरते रहते हैं। तो आज की डेट में तो हम बाहर से लाते नहीं हैं किसी को, हमारे ही लोगों ने फॉर्म भरा होता है, उसी में से इंटरव्यूज होती हैं और वही सिलेक्ट होते हैं। और जैसे कि आप क्या एडवाइस देंगे उन यंगस्टर्स को, जैसे कि आप जिस जर्नी के थ्रू गए, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आके फिर ब्रेकअप हुआ, फिर कंपनी छोड़ी, तो ऐसे काफ़ी लोग फेस करते हैं, ब्रेकअप हो गया या ये सारी चीज़ें, तो उन यंगस्टर्स को क्या आप एडवाइस देंगे जो कुछ सोच रहे हैं कि यार बड़ा करना है बट कहीं फंसे हैं या समझ नहीं आ रहा क्या करना है? जो मैंने एक नादानी करी थी ना स्टार्टिंग में, बहुत ही गलत स्टेप था, लेकिन आई थिंक वही स्टेप था जो आज ये सब करा गया कि मैंने जॉब छोड़ के कुछ ट्राई करने का सोचा। तो यंगस्टर्स में क्या है कि लोग सोचते रहते हैं कि यार ये करेंगे, ये प्लान करेंगे, वो करेंगे, थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी आ जाए तब करेंगे, ये अच्छे से इसका एमवीपी में बना लूं फिर करेंगे। तो लोग ना प्रोज एंड कॉन्स देख वो के प्लानिंग में रह जाते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते। सारी प्रॉब्लम वही है कि लोग स्टार्ट नहीं करते। स्टार्ट करेंगे तो आपको जर्नी मिलती चली जाएगी, आप उसको एंजॉय भी करेंगे, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे। और जब आप स्टार्ट करो तो वो चीज़ करो, और आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने, उसमें आपको मजा आना चाहिए, उसमें आप पैशनेट होने चाहिए। क्योंकि जब आप स्टार्ट करो ना, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको वो क्रॉस वही आदमी कर पाता है उन प्रॉब्लम्स को जो उसके सॉल्व करने के लिए पैशनेट है। तो वैसे लोग फिर आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, बट आपके में तो चलो वो ट्रिगर पॉइंट था कि आपने कर लिया, बट एक यंगस्टर्स को भी फिर वैसा टाइप का खुद से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमेशा हम वेट करें कोई कुछ बोले, कब हो तब ले, अपने खुद से करें। बट जैसे कि आपने बोला स्टार्ट करें, तभी आगे का रास्ता धीरे धीरे करके निकलेगा। और बहुत बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी नहीं पड़ता। अच्छा। आप अगर जॉब में हैं तो आप साथ साथ कुछ, जॉब के बाद बहुत टाइम है यार, 8 घंटे जॉब होती है, सारी रात पड़ी है, बैठो यार 8 घंटे और, तो उसमें आप टाइम लगाओ, उसमें कुछ नया ट्राई करो, सीखो, लोगों से बात करो, अपना जो भी आप प्लान कर रहे हो उस पर एक छोटा सा मॉड्यूल बना के देखो कि लोग उसके लिए पे करना चाहते भी या नहीं चाहते। तो वो सब आप करोगे तो आपको डायरेक्शन खुद ही मिलने लग जाएगी, बहुत कोई रिस्क होता नहीं है। और आज के टाइम में जब मार्केट इतनी अच्छी है और आपको लगता है आप कैपेबल हो, तो आज आप जॉब छोड़ भी दोगे तो आपको तुरंत कल को मिल जाएगी जॉब, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। लोग बस बिना बात का डरते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, वहाँ से और ज़्यादा लर्निंग लेके आते हो आप। ये तो ओवरऑल हो गया, बट मेन क्वेश्चन ये है कि आपने मर्सिडीज ली कि नहीं अब, कि इतना सारा जो झोल हुआ मर्सिडीज के चक्कर में, वो आई कि नहीं अब एंड में? नहीं, मर्सिडीज लेने के लिए झोल नहीं हुआ था। अच्छा। मर्सिडीज आई भी नहीं। अच्छा। और झोल सिर्फ ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कोई दोबारा ना कहे। हाँ। तो आई थिंक अब तो नहीं कह पाएगा कोई। हाँ, अब तो बढ़िया बिजनेस है। तो दोस्तों, ये था पुनीत गुप्ता के साथ इंटरव्यू। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे सीखने को मिली कि यार अगर आप पहला स्टेप लोगे और कुछ करोगे
तभी धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा। और कस्टमर फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि यार आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है, या आपके पास कितनी फंडिंग है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप कस्टमर के फीडबैक पे एक्ट करते हो तो आप भी अच्छा खासा स्टार्टअप बना सकते हो। पर हाँ यार, ये ब्रेकअप वेकअप का मत वेट करो, खुद से शुरू हो जाओ, क्या पता अगला बड़ा स्टार्टअप आप खुद बना सकते हो। थैंक यू पुनीत, इंस्पायर करने के लिए हमारी ऑडियंस को। एंड आई होप आपकी स्टोरी से और आपकी लर्निंग से हमारी जो यूथ है काफ़ी कुछ सीखेंगे भी, मोटिवेट भी होंगे, और आप भी ऐसी एस्ट्रोटॉक को और बड़ा कीजिए एंड होपफुली जल्दी और भी ज़्यादा लोग आपकी सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।